नमस्कार दोस्तों। साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी एक क्रिटिकल टेस्ट के फेज में है। दिसंबर 3, 2024 को प्रेसिडेंट यून सूक यॉल ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया और मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। एक मूव जो लास्ट टाइम साउथ कोरिया में अथॉरिटेरियन रूल का दौरान देखा गया था। मगर सिर्फ कुछ घंटों बाद ही साउथ कोरिया के पार्लियामेंट ने एक हिस्टोरिक वोट के थ्रू इस मार्शल लॉ को रिवोक कर दिया। आज हम समझेंगे कि ये सिचुएशन क्या है, इसके हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है और इससे इंडिया और वर्ल्ड के लिए क्या लेसन्स मिलते हैं। दिसंबर 3, 2024 को साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सूक यॉल ने डिक्लेयर किया कि देश में मार्शल लॉ लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये स्टेप एंटी स्टेट फोर्सेस और डेमोक्रेसी के खतरे को टैकल करने के लिए जरूरी है। लेकिन इसके सिर्फ कुछ घंटों बाद ही साउथ कोरिया के नेशनल असेंबली ने मार्शल लॉ को इलीगल डिक्लेयर करके रिवोक कर दिया। बट डू यू नो व्हाट मार्शल लॉ इज? मार्शल लॉ का मतलब है सिविलियन गवर्नमेंट को रिप्लेस करके मिलिट्री को फुल कंट्रोल देना। ये तब लगता है जब गवर्नमेंट को लगता है कि इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट्स को टैकल करना सिविलियन सिस्टम के बस की बात नहीं। इस अनाउंसमेंट के बाद सियोल और साउथ कोरिया के अलग अलग पार्ट्स में प्रोटेस्ट शुरू हुए। लॉ मेकर्स ने भी इस मूव को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा कहा। साउथ कोरिया का एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सेटअप है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब साउथ कोरिया अथॉरिटेरियन रिजाइम्स के अंडर था और मार्शल लॉ उस रिजाइम का एक पावरफुल टूल था। आइए बात करते हैं साउथ कोरिया के अथॉरिटेरियन पास्ट की। 1961 to 79 मिलिट्री डिक्टेटर पाक चुन ही ने मार्शल लॉ का यूज करके अपोजिशन को सप्रेस किया। 1980 ग्वांगजू अपराइजिंग के दौरान चुन दो हुआन गवर्नमेंट ने मिलिट्री को इस्तेमाल किया, जिसने हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स को किल किया। 1987 के बाद साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया और मार्शल लॉ को एक अथॉरिटेरियन रेमिनेंट माना गया। 1987 के बाद मार्शल लॉ कभी डिक्लेयर नहीं हुआ था, जो दिखाता है कि साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी कितनी मैच्योर हो गई थी। लेकिन 2024 में इस डिक्लेरेशन ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से शॉक में डाल दिया है। पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ रिवोक तो कर दिया, लेकिन इसके पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस काफी ज्यादा हैं। ऑपोजिशन ने प्रेसिडेंट यून सूक यॉल के इम्पीचमेंट की डिमांड कर दी। 190 लॉ मेकर्स ने मार्शल लॉ रिवोक करने के लिए वोट किया, जो दिखाता है कि साउथ कोरिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। यून सूक यॉल के अपने पार्टी के लॉ मेकर्स ने भी उनके खिलाफ वोट किया, जो एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। ऑपोजिशन लीडर्स ने इस डिक्लेरेशन को इलीगल और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कहा। प्रोटेस्ट अब भी चल रहे हैं, जिसमें लोग प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं। पार्लियामेंट में अब इम्पीचमेंट की डिमांड स्ट्रॉन्ग हो रही है, जो अगले कुछ दिनों में और एस्केलेट हो सकती है। ये सिचुएशन साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट बन सकती है। इस सिचुएशन से सिर्फ साउथ कोरिया नहीं, पूरी दुनिया को लेसन्स लेने की जरूरत है। डेमोक्रेसी के लिए ऐसे क्राइसिस एक वार्निंग हो सकते हैं। साउथ कोरिया की पार्लियामेंट और जुडिशरी ने एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया है, जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज को काउंटर कर सकता है। इंडिया जैसे देश के लिए भी ये एक रिमाइंडर है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। यूएस और ईयू जैसे डेमोक्रेटिक अलाइज ने भी इस मूव को क्रिटिसाइज किया और साउथ कोरिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया। अगर डेमोक्रेसी का सेफगार्ड करना है तो सिटीजन्स और इंस्टीट्यूशंस को हमेशा अलर्ट रहना होगा। साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी एक टफ फेज से गुजर रही है, लेकिन जो रेजिलियंस और उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने दिखाई, वो एक एग्जाम्पल है। इंडिया के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और अवेयर सिटीजन्स ही एक हेल्दी डेमोक्रेसी का बेस बनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या साउथ कोरिया इस क्राइसिस से और स्ट्रॉन्ग बनकर निकलेगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।